नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ के बेहद खास कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो चुनिंदा खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के 7 टॉप ऑनलाइन गेमर से मुलाकात के बारे में। क्या था इस मुलाकात का उद्देश्य और क्यों मोदी लगातार युवाओं के बीच लोकप्रिय युवाओं से मिलकर बात कर रहे हैं। शो में दूसरी खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश के महाकौशल के रण से, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मन से उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसे आपको जरूर सुनना चाहिए। विभीषण यानी अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर सच का साथ देने वाला, मगर अब मध्य प्रदेश के चुनाव में राम के साथ साथ विभीषण की भी एंट्री हो गई है। कौन किसको विभीषण कह रहा है और इन चुनाव में कौन है विभीषण, वो भी जानेंगे। कुलपति मतलब वो सम्मान का पद जो किसी विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक पूर्व कुलपति भ्रष्टाचार के आरोप में पहले भगोड़े घोषित हुए और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी पूर्व कुलपति की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। इसकी वजह क्या है आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू व एसीबी का अभियान जारी है। आज इस मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसको भी इस शो में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव की जबरदस्त सरगर्मी के बावजूद भी पीएम मोदी कुछ न कुछ अलग करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब देश के कुछ टॉप ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात की है। इस टेबल टॉक में वो हल्के फुल्के मूड में नजर आए और गेमर्स से दिल खोलकर बात की। ये सभी ऑनलाइन गेमर्स पीएम मोदी से मुलाकात के बाद काफ़ी खुश नजर आए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पीएम ने इस तरह की मुलाकात की हो। इससे पहले वो देश के टॉप यूट्यूबर से भी मिल चुके हैं, जिनमें कथावाचक और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी शामिल थे। आप पेन दीजिए। पहले तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। मोदी का मैजिक अब सर चढ़कर बोल रहा है। पहले कहा जाता था कि बूढ़े और अनुभवी लोग ही सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन मोदी के आने के बाद आज का यूथ भी मोदी का फैन हो गया है। 2014 से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री देश के ई गेमर्स के साथ गेम खेलेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री युवाओं के साथ ऐसे हंसी मजाक करते नजर आए हों। इससे पहले क्रिएटर अवार्ड्स के मंच पर भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कूल और जेनजी अंदाज देखा था। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। प्रधानमंत्री का ये कूल अंदाज तो सबको पसंद आ रहा है और लोग प्रधानमंत्री के गेमर्स के साथ हुए इस मीटअप की वीडियो को जमकर पसंद भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा देखिए पीएम मोदी का गेमर्स के साथ ये मीटअप। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती? प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच बढ़ते क्रेज के मायने क्या हैं और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी फर्स्ट टाइम वोटर और युवा वोटर को साधने की कोशिश में लगी है। कुल मतदाता 97 करोड़ 66.76% युवा वोटर्स, 2 करोड़ 63 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स, 1 करोड़ 41 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर और 1 करोड़ 22 लाख फर्स्ट टाइम पुरुष वोटर।
ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूथ के साथ ऐसा सीधा संवाद करते नजर आए हों। इससे पहले प्रधानमंत्री 75 हार्ड डे चैलेंज वाले अंकित बैनपुरिया के साथ बातचीत का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था। आपका जो 75 डे चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर होता जब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है, 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ डालना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ डालना कर रहा हूँ। ऐसे ही परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम के जरिए मोदी यूथ के फेवरेट बन गए। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना? कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। दिन ब दिन प्रधानमंत्री का युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री डिजिटल कैंपेन को बढ़ावा दे रहे हैं और महिलाओं के लिए गेमिंग में नए रास्ते तलाशने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इसके विपक्ष कंटेंट क्रिएटर जैसे अवार्ड शो को कराने के पीछे मोदी पर युवाओं को बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। दिन भर उठाते हैं मोबाइल, ये और यूं नीचे ऊंचे ऐसे दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये मोदी जी ने इस मोबाइल से देश के नवयुवकों का भविष्य का सर्वनाश कर। विपक्ष भले ही प्रधानमंत्री पर बच्चों को बिगाड़ने जैसे आरोप लगा रहा हो, लेकिन आज के समय में पीएम मोदी की युवाओं से बढ़ती लोकप्रियता को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। इंडियन गेमिंग पीक। इस मुलाकात में मॉर्टल गेमिंग चैनल के नमन माथुर, ठग गेमिंग चैनल के अनिमेश अग्रवाल, पायल गेमिंग चैनल की पायल धारे, मिथपैड गेमिंग चैनल मिथिलेश पाटनकर, गेमर फ्लीट गेमिंग चैनल के अंशुल विष्ट और गेमर्स तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर, ये सारे लोकप्रिय पॉपुलर ऑनलाइन गेमर्स शामिल रहे। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर फतह के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को हैं, जिनमें 6 लोकसभा की सीटें आती हैं: सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। इनमें से महाकौशल की 4 सीटें हैं: जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। महाकौशल की इन 4 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का फोकस आदिवासी वोटर्स पर है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने महाकौशल से ही मध्य प्रदेश में चुनावी आगाज किया। जबलपुर में भव्य रोड शो किया और अगले दिन 8 अप्रैल को कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने मंडला लोकसभा क्षेत्र के सिवनी जिले की धनौरा में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी ने भी आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री दोबारा महाकौशल पहुंचे। बालाघाट में चुनावी रैली में शामिल हुए इंडी गठबंधन पर उन्होंने खूब निशाना साधा और आज गृहमंत्री भी महाकौशल के रण में वोटर्स को साधने पहुंचे। मंडला में गृहमंत्री ने चुनावी प्रचार किया। महाकौशल का महासमर क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो। मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। आपका आशीर्वाद फग्गन सिंह के माध्यम से सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाला है। महाकौशल में महाहुंकार। भारत माता की, भारत माता की। महाकौशल में 4 सीटों को जीतने के लिए पार्टियों ने झोंकी ताकत। महाकौशल की डगर, आदिवासी वोटर्स पर नजर। मोदी झुकता है या तो जनता जनार्दन के सामने
या महाकाल के सामने। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को छलने का काम किया है। अटल जी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी, जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने का काम हमारे नेता और स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पहले चरण की तमाम सीटें आदिवासी बेल्ट में ही हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री का जबलपुर में भव्य रोड शो, अगले दिन 8 अप्रैल को राहुल गांधी का मंडला दौरा, 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री की बालाघाट में चुनावी जनसभा और आज गृह मंत्री अमित शाह का मंडला दौरा। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आज आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए चला। मंडला लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य ये सीट कान्हा नेशनल पार्क और नर्मदा के किनारों के कारण मशहूर है। यहाँ की सियासत हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही ज्यादा नजर आई। 2024 के संग्राम में एक बार फिर सियासत जोरों पर है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तो दूसरी तरफ 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम हैं। मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम जीतने में कामयाब हुए थे, वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से हार का सामना करना पड़ा था। महाकौशल क्षेत्र में 4 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में 17 पर कांग्रेस और 14 पर बीजेपी का कब्जा है। मतलब साफ है, महाकौशल मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहां कांग्रेस मजबूत है। मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट जो कांग्रेस के पास है, छिंदवाड़ा, वो भी महाकौशल का ही हिस्सा है। महाकौशल में सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है। यहां पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के बंटी कुमार साहू सियासी रण में उतरे हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा ही थी जिस पर कांग्रेस को जीत मिली। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन बीजेपी की लहर में भी छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीती। लेकिन अब कांग्रेस के कई नेता बागी हो गए हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने महाकौशल की जबलपुर सीट से चुनावी आगाज किया। इस सीट पर दोनों ही दलों से नए चेहरे उम्मीदवार हैं, बीजेपी से आशीष दुबे और कांग्रेस से दिनेश यादव। महाकौशल से आगाज कर प्रधानमंत्री आदिवासी वोटर्स को भी बीजेपी के पाले में करने की जुगत में हैं। एमपी की 29 में से 6 लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की तुलना में ठीक है। यही वजह है कि बीजेपी इन सीटों को किसी भी हाल में अपने कब्जे में करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जुगत में है। अमित शाह ने महाकौशल की मंडला लोकसभा सीट पर चुनावी हुंकार भरी। यहां भी आदिवासी वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में हैं। मंडला लोकसभा कुल 20,74,000 वोटर्स वाली इस सीट पर 52% से ज्यादा मतदाता आदिवासी वर्ग से आते हैं, यानी यहां आदिवासी ही हार जीत का फैसला करते हैं। महाकौशल की राजनीति में हमेशा से आदिवासी निर्णायक भूमिका में रहा है। आंकड़े यही गवाही देते हैं, क्योंकि महाकौशल की 4 लोकसभा सीटों की 31 विधानसभा क्षेत्रों में 16 पर कांग्रेस का कब्जा है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आदिवासियों को साधने में जुटी हुई हैं। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में तो आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक जीत कर आए। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी किसका साथ देता है, ये आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। महाकौशल में बालाघाट लोकसभा सीट भी आती है। बालाघाट सीट से इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने नए उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने सम्राट सारस्वत को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने भारती पारधी को उम्मीदवार बनाया है।
बालाघाट लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 6 बालाघाट जिले में और 2 सिवनी जिले की हैं, जिसमें सिवनी की दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 कांग्रेस और 2 बीजेपी के कब्जे में हैं। यानी पिछले विधानसभा चुनाव में बालाघाट में कांग्रेस मजबूत रही और यही वजह है कि इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मध्य प्रदेश में 20% आदिवासी वोटर्स हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों का फोकस आदिवासी वोटर्स पर है। पार्टियों के दिग्गज लगातार दौरे कर आदिवासियों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना होगा कि 24 के सियासी संग्राम में आदिवासी किसका साथ देंगे। तो महाकौशल से चलते हैं विदिशा की ओर, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी खास खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब रामायण के किरदारों की एंट्री हो गई है। चुनाव के मौसम में कई सारे नेता दल बदल करते हैं और उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जिनमें एक नाम विभीषण का भी होता है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो मंच से ही बीजेपी में आने वालों को विभीषण की संज्ञा देकर इस बात को माना है कि कांग्रेस में कई विभीषण हैं जो उनके पास आ गए हैं, जो पहले चुनाव के समय बीजेपी में आकर उनको अब फायदा पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले विभीषण की एंट्री, विभीषण के सहारे जीत की तैयारी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन बना विभीषण? लोकसभा चुनाव के पहले विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से विभीषण याद आ गए हैं। वो लंका जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन सहारा ले रहे हैं विभीषण का। शिवराज सिंह चौहान के पास एक नहीं बल्कि कई विभीषण हैं जो उनको लंका जीतने में मदद करने वाले हैं। दरअसल विदिशा में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे शिवराज ने बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेसियों को अपना विभीषण बताया। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं था, भगवान ने कई बार सिर काटे फिर सर उठ जाते। बाद में विभीषण ने कहा कहाँ मार रहे हो सिर पे? अरे नाभि कुंड में मारो, अमृत तो वही है, तो इनको पता है कहाँ नाभि कुंड वही मारो। इसके बाद जय श्री राम के नारे लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान आगे कहते हैं कि कांग्रेसियों के आने से अब अपने को सब बातें पता लग जाएंगी। अब अपन को दिक्कत थोड़ी है, बताने वाले आ गए अपन को। रिकॉर्ड ऐसे ही बनेगा, सोसाइटी राकेश जी वैसे नहीं बनेगा, और इसलिए अब अपन को सारी चीजें पता चल जाएंगी। शिवराज के पहले रतलाम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक मनोज चावला और कांग्रेस के पूर्व महासचिव प्रमोद गुगालिया को सदस्यता दिलाते वक्त मोहन यादव ने उनको विभीषण बताया था। एक के बुलाओ तो दूसरा आ जाता है। क्या कांग्रेस खाली हो रही, आनंद भी आना जा रहा है? ऐसे ही रहता कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के लोग अपने से ज्यादा समझदार है, जो वक्त की नजाकत को समझते हैं, और दुनिया का दस्तूर है। हमने सबने देखा, सोने की लंका थी, रावण 10 सिर वाला था, हजारों हाथ के साथ ताकत लेके बैठा था, लेकिन सत्ता के मद में मदान हो गया था। तो उसके घर में भी तो विभीषण थे, जिनने कहा भैया ये जाए मरे तो मरे, अपना तो बचे। ये विभीषण के माध्यम से सनातन संस्कृति की जय जयकार लाखों लाख साल से हुई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी वाले कांग्रेसियों को विभीषण बता रहे हैं। इससे पहले 12 मार्च 2020 को भी शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण बताया था। उस वक्त सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। लेकिन रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, इनको धराशायी करेंगे। सियासत में बयान के अपने ही मायने होते हैं। विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में एक मंच से कह दिया, कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले लोग विभीषण हैं। उन्होंने कोई ऐसा पहली बार नहीं कहा है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब भी उन्होंने उन्हें विभीषण की संज्ञा से नवाजा था। लेकिन राजनीति में विभीषण केवल कांग्रेस से नहीं आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी के भी कुछ विभीषण कांग्रेस के पास गए हैं। बीजेपी छोड़कर गए पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी पार्टी छोड़कर विभीषण वाला किरदार निभा रहे हैं।
वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि दीपक जोशी इन सब के बीच ये जरूर बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी ने वापस बुलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी लिया कि उन्होंने अलग अलग फोन करके मुझे 2 नेताओं से माफी मांगने के लिए कहा था, जो मुझे स्वीकार नहीं था। पहले सामान्य बीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया और मुझसे कहा गया कि आपको 2 लोगों से घर जाकर माफी मांगना होगी। तो मैंने कहा था मैं पार्टी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, व्यक्तियों से माफी मांगने के लिए कदापि तैयार नहीं। मैंने ऐसा कोई आचरण व्यवहार नहीं किया जिससे इन व्यक्तियों को किसी प्रकार का मैंने नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर आपको लगता है तो मैंने किसी सिद्धांत और नीति के आधार पर इनके खिलाफ बोला है, और अगर लगता है तो मैं कदापि इनके साथ माफी नहीं मांगूंगा और नहीं जाऊंगा। दीपक जोशी वापस बीजेपी में नहीं गए, लेकिन विपक्षियों के साथ रहकर विभीषण वाली भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो सुरेश पचौरी, दीपक सक्सेना, एकता ठाकुर जैसे कई बड़े चेहरे हैं जो विभीषण बनकर अपनी ही कांग्रेस को छोड़ आए हैं। चुनाव में इस तरह की बयानबाजी तो आम होती है, लेकिन जरूरी है कि इस तरह की बयानबाजी में इस बात का ध्यान रखा जाए कि राजनीति में भाषा की मर्यादा ना टूटे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि आरजीपीवी के घोटाले में पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को पुलिस ने रायपुर से आज गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था। सरकार ने घोटाला सामने आने के कुछ दिन बाद ही उनका इस्तीफा ले लिया था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फरार आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाया था। छात्र संघ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आवास का घेराव भी किया था। भागते भागते पूर्व कुलपति का भोपाल टू रायपुर का सफर, 650 किलोमीटर दूर भागे पूर्व कुलपति। जिन कुलपति को मध्य प्रदेश में कुलगुरु का दर्जा दिया गया था, उनमें से एक पूर्व कुलपति सुनील कुमार को रायपुर के इसी इलाके से गिरफ्तार किया गया। वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति थे, लेकिन विश्वविद्यालय में पैसों की गड़बड़ी के मामले में हुई एफआईआर के बाद वो अपना इस्तीफा देकर फरार हो गए थे। उनको पुलिस ने रायपुर से ढूंढ निकाला है। 1 महीने से फरारी काट रहे सुनील गुप्ता को भोपाल पुलिस ने रायपुर में गिरफ्तार कर लिया है। आईजीपीवी के जो तत्कालीन कुलपति थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसी इलाके पे हम मौजूद है। डीडी नगर का इलाका है जहां पर उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया जब यहां पर वो रह रहे थे, अपने करीबी के निजी निवास में वो रह रहे थे। आपको बताते हैं पूरा मामला। आरजीपीवी में 19.48 करोड़ की गड़बड़ी हुई। विश्वविद्यालय की जगह पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। पैसों की गड़बड़ी में 3 बड़े चेहरे सामने आए। 3 मार्च को घोटाले में एफआईआर हुई। पूर्व कुलपति सुनील कुमार पर एफआईआर हुई। तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत भी आरोपी बने। रिटायर फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा का नाम भी सामने आया। मगर अब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 37 दिनों से फरार पूर्व कुलपति को रायपुर से गिरफ्तार कर भोपाल लाया जा रहा है। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सुनील कुमार गुप्ता को पकड़ लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड में लिया जाएगा कि आखिर 19 करोड़ के एफडी घोटाले के मामले में दलित संघ से उनके क्या कनेक्शन थे, कैसा ये पूरा मॉड्यूल ऑपरेट होता हुआ नजर आया और इस पूरे घटनाक्रम को लेके क्या और भी पुलिस जानकारी जुटा सकती है। बहरहाल पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड में लिया जाएगा और ये तस्दीक की जाएगी कि आखिर छात्रों के भविष्य और छात्रों की फीस से जमा किए गए एफडी को निजी खातों में क्यों ट्रांसफर किया गया। विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दे रहे आरबीएल बैंक में बतौर टास्क हेड कार्यरत रहे कुमार मयंक को भी 22 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से एबीवीपी कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र नेता सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी इस मामले में मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब इस मामले में गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों के घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कुलपति सुनील कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी अभाविप के चरणबद्ध आंदोलन का परिणाम है। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार को विद्यार्थी परिषद कतई स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकरण में जो अन्य दोषी भी है उनको भी जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे। पुलिस ने कुछ दिन पहले पूर्व तत्कालीन कुलपति समेत पूर्व रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा को भगोड़ा घोषित करते हुए इन पर 30,000 रुपए इनाम घोषित किया था। पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।
पुलिस ने तीनों आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी कर ली है। 2 दिन पहले ही तत्कालीन कुलपति के खिलाफ तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। इस मामले में 2 आरोपित अब भी फरार हैं। आईजीपीवी फंड घोटाले में फरार चल रहे तत्कालीन आरोपी कुलपति को गांधीनगर पुलिस ने रायपुर में पकड़ लिया था। अभी इस मामले में पूर्व रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा की तलाश जारी है। पुलिस ने इन दोनों पर भी 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले शराब घोटाला मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। बीते दिन अनिल टुटेजा पर ईडी ने दूसरा एफआईआर दर्ज किया था, जिस पर हमने आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी। आज ईओडब्ल्यू और एसीबी ने राज्य भर में घोटाले से जुड़े कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। विस्तार न्यूज पल पल की रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। ऐसे में दिन भर की इस केस से जुड़ी तमाम हलचल पर विस्तार न्यूज ने एक रिपोर्ट तैयार की है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर आज सुबह से ही दोनों एजेंसियों ने कमर कस ली। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और चिरमिरी के एक साथ की गई कार्रवाई की भनक न्यू खुर्शीपार में रहने वाले पप्पू बंसल को शायद पहले ही लग चुकी थी। तभी तो रात के 9 बजे तक अपने आवास पर मौजूद रहने वाला बघेल का ये करीबी अभी लापता हो चुका है। लापता पप्पू बंसल के घर ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई करते हुए घर को सील कर बाहर नोटिस चिपका दिया, तो वहीं जांच एजेंसियों को विजय भाटिया घर पर ही मौजूद मिले। ईओडब्ल्यू ने छापेमारी के बाद प्रेस रिलीज जारी कर 19 लाख रुपए नगद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आभूषण, बैंकों में करोड़ों निवेश के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद करने की बात कही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा ईओडब्ल्यू ने बिहार में भी दस्तक दी, जहां से अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई और जिसके बाद से त्रिपाठी को बिहार से रायपुर लाया गया। ये वही अरुण त्रिपाठी हैं जिसे 2 महीने पहले ही फरवरी में 9 महीने जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अरुणपति त्रिपाठी, जिनका नाम अनिल टुटेजा और अनवर डेबर के साथ इस घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जाता है, ये तीनों ही शराब घोटाले मामले के सिंडिकेट में मुख्य आरोपी रहे हैं। आपको बता दें कि अरुणपति त्रिपाठी वर्तमान में आबकारी विभाग के विशेष सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं अनिल टुटेजा की भी छत्तीसगढ़ के प्रशासन में एक नौकरशाह के तौर पर अच्छी पैठ रही है। तीसरा आरोपी अनवर डेबर भी पूरे शराब घोटाले का किंगपिन माना जाता है, जिसने बड़ी ही चालाकी के साथ बड़े सुनियोजित तरीके से सरकारी राजस्व को चूना लगाने की भरपूर कोशिश की थी। आपको बताते चलें कि 2 महीने पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इस केस के संदर्भ में आरोपियों के ठिकानों पर अपनी दस्तक दी थी, जहां बिलासपुर के सरगांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी, दुर्ग में कुम्हारी स्थित केडिया डिस्टिलरी, कोटा स्थित वेलकम डिस्टिलरी और रायपुर में अनवर डेबर और पूर्व मुख्य सचिव विवेक डांड समेत रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर गहन जांच की गई थी। आपको बता दें कि इस शराब घोटाले में अरुणपति त्रिपाठी, अनवर डेबर और अनिल टुटेजा के अलावा आईएएस अफसर निरंजन दास, यश टुटेजा, विवेक डांड और तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा जैसे बड़े नामों के साथ साथ कुल 70 आरोपियों के नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले शराब घोटाले मामले ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले आम चुनाव पर इस केस से जुड़े तमाम गतिविधियों का क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आप कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए जेल के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, चाहे वक्त भले ही लग जाए। शो में अब वक्त हो गया है चलते चलते का, और आज का चलते चलते चुनावी स्वाद के नाम। दरअसल इन दोनों नेता जो सबसे ज़्यादा कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं वो काम है खाना खाते वक्त। कभी वो आदिवासियों के घर पहुंच जाते हैं तो कभी गरीबों के घर। वोटर्स को अपने पक्ष में लेने का ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें नेताजी की पेट पूजा भी प्रचार के साथ साथ हो जाती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो प्रचार के दौरान एक दुकान पर रुके। पहले उन्होंने अपने हाथ में कुकिंग की जिम्मेदारी ले ली और लगे वो चने बनाने। उनके समर्थक भी इस तरह से उनके साथ में रहे। आपको बता दें कि हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत
चुनाव मैदान में हैं। हरीश रावत अपने बेटे को जिताने के लिए जनता के बीच जाकर दिन रात प्रचार कर रहे हैं। वह जनता से कांग्रेस और अपने बेटे के समर्थन में वोट की अपील करते हैं। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। वो जब भी उज्जैन जाते हैं तो एकदम अलग रंग में नजर आते हैं। प्रचार के लिए जब मोहन यादव लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने रबड़ी का स्वाद चखा। सीएम ने रबड़ी खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि उज्जैन की रबड़ी का मतलब जीवन में मिठास। रबड़ी खाने के साथ साथ उन्होंने मैसेज भी दिया कि मेरे प्रदेशवासियों के जीवन में भी रबड़ी सी मिठास घुली रहे। चुनाव की खास बात यह भी होती है कि जिन नेताओं से आप मिलने को तरस जाते हैं वो खुद चलकर आपके बीच इस तरह से आते हैं कि वो एकदम आम लगते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो नेता चुनाव प्रचार में आम रहते हैं वो जीतने के बाद कितने आम रह जाते हैं या खास बन जाते हैं। हालांकि लोकतंत्र में ये भी तय है कि जनता न केवल आपको प्रचार के वक्त बल्कि पूरे 5 साल आपको जज करती है और अपना मत का अधिकार के दौरान उसका फैसला भी सुनाती है।